हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया जी सर। आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं सीए इंटरमीडिएट की एक चैप्टर जिसमें पास्ट ईयर्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी आप कह सकते हैं स्कैनर। और उस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चरल इनकम। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, थ्योरी हम लोगों ने देख रखी है कंप्लीट। आज हम लोग को न्यूमेरिकल करना है। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या उनका रिप्लाई देना है। द फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहता है वेदर द इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सैपलिंग, सैपलिंग मतलब पौधा, छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, गेंदे का पौधा, इसका सैपलिंग, और सीडलिंग यानी जो बीज, अंकुर, ग्रोन इन नर्सरी। तो आप लोगों ने देखा होगा छोटी छोटी नर्सरी होती हैं। आप लोग शहर के से कहीं जाते हैं तो देखते होंगे बीच में पौधे पड़े हुए हैं, लोग उसको सेल कर रहे हैं, हाँ या ना, कलम बनाते हैं। तो नर्सरी इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम टैक्स एक्ट। कहा गया अगर ये एग्रीकल्चरल लैंड पर है और नर्सरी का काम हो रहा है, भले ही वो एग्रीकल्चरल ना दिखे, लगता हो कि ये बिजनेस, दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस, बट यस एवन दो जरूरी नहीं कि एग्रीकल्चरल का मतलब जिसमें खाने पीने की चीज़ें हों। यहाँ पर अगर सैपलिंग और सीडलिंग का भी काम हो रहा है तो उसको भी हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम की कैटेगरी में रखेंगे। ये आपको क्लियर किया है यहाँ पर। एज पर एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ सेक्शन 2(1) ऑफ द एक्ट, इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सैपलिंग और सीडलिंग ग्रोन इन अ नर्सरी शैल बी डीम्ड टू बी द एग्रीकल्चरल इनकम एंड exempt फ्रॉम टैक्स वेदर और द बेसिक ऑपरेशन एक्टिविटीज आर टू बी कैरिड आउट और नॉट। दैट्स इट, दैट वॉज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। अब ये 2017 मई में आया था, जरा देखते हैं। 4 मार्क्स का था। डिस्कस विद ब्रीफ रीजंस वेदर रेंट रिसीव्ड फॉर लेटिंग आउट एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड को जिसमें मुझे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ और एग्रीकल्चरल ऑपरेशन किए जाने थे, मैंने उसमें शूटिंग करवा ली, मूवी की शूटिंग करवा ली। एंड अमाउंट्स रिसिव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ सीडलिंग इन नर्सरी एडजेसेंट टू द एग्रीकल्चरल लैंड, और उस एग्रीकल्चरल लैंड के सटे हुए बगल में या उसी ज़मीन पर लगी हुई एक और ज़मीन थी जिस पे मैंने नर्सरी की एक्टिविटी की, और उस पर हमने सेल ऑफ सीडलिंग मीन्स जो बीज वगैरह बेचने का काम किया। ओन्ड बाई एनएसएससी कैन बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। अब हमें दो तरह से इनकम हो रही है। पहले हो रही है रेंट रिसिव्ड, रेंट रिसिव्ड फ्रॉम लेटिंग आउट एग्रीकल्चरल लैंड। तो भैया कहाँ से? मूवी से। इज दिस अ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी? इज दिस द बेसिक ऑपरेशन डन ऑन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और एग्रीकल्चरल मैटर्स? नॉट एट ऑल। ये हमारा एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा, ये क्लियर सही बात है। इट इज़ नॉट अ एग्रीकल्चरल इनकम। यस सर, समझ में आ गया। आगे चलिए। दूसरा इसमें पूछा था कि अगर एंड अमाउंट्स रिसिव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सीडलिंग, ठीक है, सेल कर रहे हो तो वो हमारा एग्रीकल्चरल इनकम, अभी बताया ऊपर वाले में। Therefore, the amount received from sale of seedling in a nursery adjacent to the agricultural land owned by the SSC constitute agricultural income. That's it, हो गया, खत्म। 4 नंबर का क्वेश्चन था, कितना आसानी से खत्म हो गया। 2021 में पूछा गया है, लेटेस्ट जनवरी में जो एग्जाम हुआ था पोस्टपोन होकर के, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। मिस्टर नेत्रम ग्रोज पैडी ऑन लैंड, पैडी मतलब धान, पैडी मतलब धान। He then employs mechanical operations on grain to make it fit for sale in the market. उसको मार्केट में बेचना है तो कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है, लाइक रिमूविंग हे एंड शेफ। जो धान होता है उसके ऊपर खली वली होती है ना, तो उसको हटाना, उसको साफ़ करना। अब भाई मार्केट में जाओगे, कहोगे मुझे गेहूँ दो, कि कहोगे मुझे धान दो, धान नहीं मांग, गेहूँ मांगेंगे, चावल मांगेंगे, इस तरह की चीज़ें होती हैं। यानी ऊपर की सफाई हो रखी होनी चाहिए। Like removing hay, chaff from the grain, filtering the grain and finally packing the rice in the gunny bags. जी, तो जब आप पैडी नहीं लेने जाते, आप चावल लेने जाते हैं, चावल के ऊपर की खली वली जो होती है वो हटाया चुकी होती है, उसकी सफाई हो चुकी होती है। He claims that the entire income earned by him from the sale of rice is agricultural income and not liable to tax since paddy has grown and land is not fit for sale in its origin. ठीक है, बिल्कुल सही है भैया। आपके पास जो पैडी है, पैडी को आपने साफ करके राइस में कन्वर्ट किया, उसको गनी बैग्स में भरा, फिर मार्केट में सेल किया। एंड दीज आर द थिंग्स विच आर नेसेसरी टू मेक इट फिट फॉर द सेल इन द मार्केट। अदरवाइज हमें उतनी वैल्यू नहीं रियलाइज हो पाएगी जितनी हम चाहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, एंटायर इनकम, ये याद रखेंगे। मई 2010 में आपके पास क्वेश्चन आया है, जानते हैं कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा है।
मिस्टर तेंजिंग इज इंगेज इन द कंपोजिट बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड क्यूरिंग कॉफ़ी। ओके, क्यूरिंग, ग्राउंडिंग नहीं है, तो ये याद रखेंगे 75% ये एग्रीकल्चरल इनकम है और बिजनेस इनकम है 25%। समझ में आया जो परसेंटेज आप लोगों को मैंने बताया है? अच्छा जी, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द ईयर इज एज फॉलोज। WDV ऑफ कार, बिजनेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। कार 1 अप्रैल 20 कितने का, और प्लांट एंड मशीनरी कितने का, 15 लैक्स। अच्छा, और ये भी 15% का है, ये भी 15% का है। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ग्रोइंग कॉफ़ी। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, चलो भाई मैं काम क्या करता हूँ, एक्सपेंसेस है 3,10,000। अच्छा, एक्सपेंसेस है 3,10,000। क्या कोई सेंसर इसका स्ट्रांगली काम कर रहा है? अच्छा चलो, एक्सपेंसेस है 3,10,000, एक्सपेंडिचर फॉर क्यूरिंग कॉफ़ी है 3 लाख। ठीक है, कॉफ़ी को प्रोड्यूस करने पर ये खर्चे हुए हैं। सेल वैल्यू 22 लाख। अच्छा जी, कहता है बिसाइड्स बीइंग यूज फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन द कार इज ऑल्सो यूज फॉर द पर्सनल यूज। Disallowances for personal use may be taken at 20%. The expenses incurred for the car running and maintenance are 50,000 and the machines were used in coffee curing business operations. ठीक है, हो गया, कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, फालतू क्वेश्चन है। तो अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ये है कार, ये है प्लांट एंड मशीनरी, ये है ओपनिंग WDV 3 लाख एंड 15 लाख। डेप्रिसिएशन इस साल का कितना है? 45,000 एंड 2,25,000। डिसअलाउ कर देंगे पर्सनल यूज़ का, कार का 20% यानी 9,000, तो ये हो जाएगा 36,000 और ये हो जाएगा पूरा 2,25,000। तो अगर दोनों को ऐड कर लें तो 2,71,000 होप सो आएगा, 61,000। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन। इसके अलावा कुछ और भी बोला था, एक्सपेंसेस ऑन कार 50,000 था, उसका केवल 80% लेंगे क्योंकि बाकी पर्सनल नेचर का था। बस कुछ भी नहीं बचा, प्लस माइनस करो, देखो कितना आंसर आ रहा है। 22 लाख माइनस 3,10,000 माइनस 3 लाख माइनस 3,61,000 माइनस 40,000, ये आ गया 11,89,000। ठीक, इनकम। इसमें से एग्रीकल्चरल इनकम माइनस कर दो। सर कैसी?
एग्रीकल्चरल इनकम कितनी होती है? अरे भाई काफ़ी के केस में, कॉफ़ी के केस में, काफ़ी के केस में नहीं, कॉफ़ी के केस में 75%। ओके ग्रेट। तो ये आ जाएगा 891,750। तो पीजीबीपी हो जाएगा सो सिंपल 297,250। दिस इज योर आंसर। कुछ प्लस माइनस में गलती है क्या? ये 261 है, सॉरी, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 1289। $966,750 देख लेंगे, टोटल मिस्टेक था। 322,250। ठीक है ना? सो सिंपल, कुछ भी नहीं था इसमें। और ये इस तरह के क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आ ही रहे हैं और सिंपल हैं, बहुत ही सिंपल है। प्रैक्टिस आपको करनी है, मुझे केवल आपको एक गाइड कर देना है कि भैया ये आंसर इस तरह से ही निकाला जाता है, बवाल नहीं करने का। क्या? अच्छा, बवाल से याद आया, एक बंदा कहता है कि नहीं, एक औरत थी अपने पति से पूछती है सुनो जी सुनो जी, तो कहता है बोलो जी। तो कहता है कहती है सुनो जी ये आज खाना कैसे बना है, आज का खाना कैसे बनाया है? तो पति बोलता है छोड़ो, डेली डेली लड़ाई करने वाली बात करती रहती हूँ तो किनारे चलो, तो बवाल ना करो, ठीक है ना? आते हैं, होप सो 10-15 मिनट और लगेगा, ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, जितने क्वेश्चन आए हैं आज तक वो सारे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। देखिए, मिस्टर कमल ग्रोज पेडी एंड यूजेज द सेम फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राइस इन हिज ओन राइस मिल। ओके, यानी हम उस सामान को अपने ही बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं राइस मिल में। द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ 40% ऑफ द पैडी प्रोड्यूसेस इज 7 लाख विच इज सोल्ड फॉर ₹15 लाख। अच्छा, अब इसको हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं यहीं पर। अच्छा, कैसे? इसमें देखिए क्या लिखा है कि 40% पैडी को 7 लाख में कॉस्ट है और 15 लाख में बेचा है। 40% कॉस्ट है 7 लाख और सेल किया है 15 लाख में। क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये इस 40% की बात थी। एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ बैलेंस 60% ऑफ पेडी इज 12 लाख एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सच पेडी इज 24 लाख। और इसी का उसने राइस बनाया। जो ये पेडी थी जिसकी कॉस्ट 40% की कॉस्ट 7 लाख थी, उसको 15 लाख में बेच दिया। आप ये समझिए मेरे पास ये गट्ठर है चावल का, इसमें से ये 40% है, ये 60% है, इसको मैंने डायरेक्ट सेल कर दिया, तो ये तो हमारा 100% एग्रीकल्चरल इनकम होगा। लेकिन इसको मैंने पहले राइस में कन्वर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की, और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करने का मतलब इसमें हमारा बिजनेस का भी इनकम शामिल हो गया। अब चूँकि ये चावल की बात है, पेडी और शुगर केन के केस में क्या होता है वो क्वाइट डिफरेंट होता है, जबकि हमारा कॉफ़ी, रबर, टी, उनके केस में दूसरा होता है, उसमें सीधे सीधे हम परसेंटेज और प्रोपोर्शन ले लेते हैं। लेकिन इन केसेस में हमने आपको बताया था कि उसकी मार्केट वैल्यू को बेस ले लेते हैं। मींस कि जितने में राइस मार्केट में बेचा जा सकता था, पेडी मार्केट में बेचा जा सकता था, वो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। मींस 60% जो एग्रीकल्चरल इनकम है उसको दो पार्ट में तोड़ना। मैंने क्या बोला? उसको दो पार्ट में यहाँ पर लेकर चलो। यहाँ बिजनेस इनकम ले लो और ये आपकी ऊपर वाली एग्रीकल्चरल इनकम है। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई सर। चलो, हमने दो पार्ट में तोड़ दिया इस 60% को। हम ये मानते हैं कि जो 60% की कॉस्ट आ रही है वो 12 लाख की है, वो दी हुई है कि 60% की कॉस्ट है 12 लाख की,
और अगर हम इसको एज सच ऊपर वाले की तरह ही बेचते जैसे 40% को बेचा है तो इसको हम बेच सकते थे 24 लैक्स में। तो डीम्ड सेल्स कितने में? 24 लाख। इसका मतलब मैंने ये खुद को खरीदा होगा। आखिर डीम्ड सेल किसको किया? खुद को। तो डीम्ड परचेज हो जाएगा मेरे लिए 24 लाख, यानी अब ये 60% मैंने खुद खरीदा है बिजनेस में यूज करने के लिए। टू मैन्युफैक्चर द राइस एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं फिर से 2 लाख। अब राइस बनाने के लिए इस पर खर्चा हो गया 2 लाख, और कहता है इनको हमने मार्केट में बेच दिया 30 लाख रुपए में। एक्चुअल में ये सेल हो गई 30 लाख। अब आपका ये क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 4 लाख आपका ये पीजीबीपी हो जाएगा, खत्म। और एग्रीकल्चरल इनकम कितना होगा वो यहां निकल जाएगा, जरा देखें। बीस लाख ये एग्रीकल्चरल इनकम है, ये 100% माफ है। तो 20 लाख और 4 लाख, देखिए आपका आंसर 4 लाख ये बिजनेस इनकम, 20 लाख ये आपकी एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है ना? टॉपिक बहुत आसान था, इन लोगों ने थोड़ा कंफ्यूज कर रखा है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने दोनों को अलग कर लिया, नीचे ऊपर अलग कर लिया, बात खत्म हो गई। आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, छोटा क्वेश्चन है, होगा। मई 2018 में आया है। मिस्टर अवनी अ रेजिडेंट एज्ड 25 ईयर्स मैन्युफैक्चर्स टी लीव्स फ्रॉम द टी प्लांट ग्रोन बाय हिम इन इंडिया। चलो, these are then sold in the Indian market for rupees 40 lakhs. The cost of growing tea plant was rupees 15 lakh. 40 में बेचा, 15 में उसका कॉस्ट आया था। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टी लीव्स 10 लाख। उसको टी लीव्स बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया? 15 लाख। और हम लोग को अच्छी तरह मालूम है जब टी की बात होती है तो 60% एग्रीकल्चरल इनकम होती है। तो 60% एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब 9 लाख, और इसका मतलब हुआ 40%, इसका मतलब पीजीबीपी हो जाएगा। हाँ या ना? कितना? 6 लाख। और 6 लाख पर आप निकाल लो टैक्स। पूछा क्या क्वेश्चन में? टैक्स लायबिलिटी पूछा है। अब हमारे पास जो आई इनकम, 2 इनकम आई, एग्रीकल्चर इनकम और पीजीबीपी इनकम। चलिए, आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम लोग अब इसके बाद इंटीग्रेशन का सिस्टम क्या है कि अगर किसी की इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से अधिक है? हाँ सर है, ये 6 लाख है। अच्छा, दूसरा बोलता है कि अगर उसकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 पर एनम से अधिक है। क्या अधिक है? हाँ सर, वो 9 लाख है। तो भैया एग्रीगेशन का सिस्टम लगा दो, एग्रीगेशन ऑफ इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, अच्छा, एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम है 9 लाख प्लस 6 लाख, टोटल कितना हुआ? 15 लाख। अच्छा, टैक्स ऑन अबव, ढंग से सुनेंगे। शुरू में 2.5 लाख हटा दो, 5 लाख पूरा हटा देते हैं, ठीक है ना? 5 लाख के बाद को कैलकुलेट करते हैं। 5 लाख का 20% कितना होता है? 1 लाख। और लास्ट बचा 5 लाख, तो 5 लाख का 30% होगा 1.5 लाख। तो 2.5 लाख आपका आ गया। भाई शुरू के 2.5 लाख पर कितना लगेगा आपका टैक्स? सर नील। बाद के 2.5 लाख पर कितना लगेगा? कैलकुलेट करो ना, ये आ जाएगा 12,500। बाद के 5 लाख का कितना लगेगा? सर 20%, यानी 1 लाख। अरे हाँ या ना? और उसके लास्ट वाले 5 लाख का 30% आ जाएगा 1,50,000। पक्का ना? यस सर। तो ये हो जाएगा 2,62,500। हम यहाँ लिख सकते हैं 262,500। अरे बोलो ना। अब उसके बाद दूसरा लिखते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम प्लस एग्जेम्प्टेड लिमिट, यानी 9 लाख
कितना हो जाएगा? 11,50,000। फर्स्ट 2,50,000 पर कितना? नील। सेकंड 2,50,000 पर कितना? 12,500। रेस्ट 5 लाख पर कितना? 1 लाख। और कितना बचा? 1,50,000 का 30% यानी 45,000। टोटल कितना आ गया? 157,500। क्या प्रॉब्लम है? नहीं है सर। ये हो गया टैक्स ऑन अबव। टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? हम इसको लिख सकते हैं ए, इसको लिख सकते हैं बी, ए माइनस बी। अच्छा जी, 262,500 माइनस 175 57,500 1,05,000 प्लस HEC 4% 4,200 1,09,200 नेट टैक्स पेबल इंक्लूडिंग HEC। ये आपका आंसर। दिक्कत क्या था? इसको हम कहते हैं एग्रीगेशन इंटीग्रेशन, सॉरी एग्रीगेशन इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। ये हमने बताया आपको, हो गया, आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है आज आपका। इसके बाद हम लोग का पूरा एग्रीकल्चरल इनकम डन हो गया। Mr. B grows sugarcane and uses the same for the purpose of business. Sugar in his business factory. 30% of the sugarcane produce is sold for rupees 10 lakh and the cost 30% की कॉस्ट है और सेल है। कॉस्ट कितनी है? 5 लाख और सेल कितनी है? 10 लाख। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द बैलेंस 70%, 14 लाख। उस 70% को बनाने में हमारी कॉस्ट कितनी आई? एंड द मार्केट वैल्यू है 22 लाख। हम उससे शुगर कैन से शुगर बना रहे हैं। हमने ऊपर वाले शुगर कैन को जैसे बनाया था वैसे ही बेच दिया, जैसे ही बनाया मतलब प्रोड्यूस किया वैसे ही बेच दिया। और 70% को जैसे हमने प्रोड्यूस किया उसको बेचा नहीं शुगर केन को, हमने उसको शुगर में कन्वर्ट किया। इट इज़ माई बिजनेस इनकम। तो हम अगर शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं तो उसका मार्केट वैल्यू लेते हैं, जैसे अभी पेडी और राइस का बताया था। तो 14 लाख को हमने मान लेंगे खुद को बेचा है, तो 14 लाख को हमने उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से खुद को बेचा है। तो PGBP का मतलब हुआ गया कि मैंने सामान को खुद खरीदा है, खुद को बेचा यानी खुद खरीदा होगा। कितने में? 22 लाख में खरीदा होगा। और 1.5 लाख का उस पर और खर्चा हो गया एक्सपेंडिचर। अच्छा, टोटल खर्चा ये हो गया। और बेचा है, इसको सेल किया है 25 लाख में। अच्छा जी, ख़त्म हो गया। अब फालतू के क्वेश्चन दोगे तो हम क्या बोलें। 1,50,000 हमारा हो जाएगा PGBP और एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा, जोड़ लें 32 माइनस 19, 13 लाख। दैट्स इट। तो 13 लाख और 1.5 लाख, 13 लाख और 1.5 लाख। ये हो गया आपका चैप्टर डन। आज की मुलाकात बस इतनी, कल कर लेना चाहे बात जितनी। तो हम लोग कल बात करेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चाचा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।